प्रयागराज इलाहाबाद में 29 मई को एक कैंडल मार्च आयोजित होता है जिसमें लेखपाल के मुद्दे और एसआई के मुद्दे को लेकर तमाम छात्र इकट्ठे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, सारी सच्चाई आपके सामने पेश करेंगे। मेरे सामने बैठे हैं आदरणीय रवि पी तिवारी सर, जिन्हें किसी भी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। सर बहुत बहुत स्वागत है। वैसे एक छोटी सी बात सर, मैं कहूँगा कि मैं नायक पिक्चर के अनिल कपूर की तरह आपसे सवाल करूँगा और आप अमरीश पुरी की तरह आंसर नहीं देना। पहला सवाल सर ये है कि इलाहाबाद में, और ये बहुत गंभीरता के साथ सवाल है कि इलाहाबाद में सर जो कैंडल मार्च 29 मई को आयोजित हुआ था उसमें दो मांगें थी जिसमें आप भी थे, तमाम शिक्षक भी थे। पहली मांग थी प्रखरता के साथ कि लेखपाल जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो वीडियो सामने आए उसकी जांच हो और अगर गलतियां पाई जाती हो तो री एग्ज़ाम हो। दूसरी थी यूपीएसआई स्कोर कार्ड को लेके। तो ये जो दो मांगें ही थी, लेकिन लखनऊ पहुंचते पहुंचते ये मांगें 31 मांगों की चिट्ठी में कैसे बदल गई? दो ही मांगें थी और कैंडल मार्च जो हुआ था वो दो ही मांगों को लेकर हुआ भी था। यहाँ पर जो कैंडल मार्च था, इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप था, कुछ स्टूडेंट यूनियंस के लोग भी उसमें जुड़े हुए थे। उन्होंने तमाम तरीके की चीज़ें बताई कि अगर एक बार धरना हो रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया और फिर उनमें परीक्षा सुधार को लेकर लगभग 31 सूत्रीय मांगों का एक पत्र सौंपा गया कि अगर एक बार धरना हो रहा है तो बार बार तो धरना करेंगे नहीं। हालांकि उसमें प्रमुख मुद्दा जो है लेखपाल और यूपीएसआई ही था, और उस मांग पत्र को भी अगर हम लोग देखें तो उस मांग पत्र में भी प्रमुख मुद्दा यूपीएसआई और लेखपाल ही था। उसके अलावा उसमें वेटिंग लिस्ट जैसे मुद्दे थे, परीक्षा पारदर्शिता जैसे मुद्दे थे, बार बार पेपर लीक ना हो, एसआईटी गठन जैसे मुद्दे थे, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, परीक्षा कैलेंडर जैसे मुद्दे थे। तो उसमें जितने भी मुद्दे थे वो उपयोगी थे, बच्चों के लिए ही थे, और कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं था। हाँ, मांग पत्र थोड़ा सा बड़ा हो गया। जो भी इसके नीति निर्माता थे उसमें स्टूडेंट्स से जो जुड़े हुए थे, स्टूडेंट्स से पूछकर ही वो मुद्दे बनाए गए थे, और लगभग 30 से 31 सूत्रीय वो मांग पत्र था। पहले वो 20 सूत्रीय था, फिर उसमें और सुधार होते होते फॉर्मेशन होते होते फॉर्मेटिंग होते होते लगभग वो 30 पर पहुंच गया। अभी आपने सर कहा कि उसमें 31 सूत्री मांगों में लेखपाल और यूपीएसआई मेन मुद्दा था। तो मेन मुद्दा अगर लेखपाल और यूपीएसआई था तो लेखपाल जो है वो तीसरे नंबर की लिस्ट पे कैसे खिसक गया? अगर मेन था तो नंबर 1 पे रहता, तीसरे नंबर पे खिसकना तो जायज़ नहीं था। देखिए, जब लखनऊ के इको गार्डन में धरना हुआ तो उस पत्र को जो लोग प्रस्तुत कर रहे थे या उस पत्र को जिन लोगों ने दिया था, उन लोगों ने, वो यूपीएसआई के कैंडिडेट ज़्यादा थे। जैसे मान लीजिए लेखपाल का कोई कैंडिडेट अगर पत्र बनाता है, क्या होता है कि व्यक्ति का जो ऑरा होता है वो उसकी वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करता है ना। मतलब आपने समझ होगा, जैसे मैं आपसे ऐसे कहूँ, व्यक्ति का पेशा उसकी वस्तुनिष्ठता को, ऑब्जेक्टिविटी को प्रभावित करता है। तो जिस ऑब्जेक्टिविटी के लोग रिटर्न वर्क करते हैं वो अपनी प्रायोरिटी को पहले पर रखते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि जो हमारे साथी लखनऊ पहुंचे थे उन्हें मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए उसको उठाना चाहिए था। भाई, जब हम ग्राउंड में पहुंच गए, हमने इतने सारे बच्चों को बुलाया, और कहीं से भी ऐसा नहीं था कि उसमें लेखपाल के बच्चे नहीं थे। लेखपाल के बच्चे उसमें प्रमुखता में शामिल थे। हालांकि मैं तो वहाँ नहीं पहुँच सका, मैं मतलब कुछ मेरे कारण थे, आपको मालूम ही है कि मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, फिर अरेस्ट कर लिया गया, तो मैं तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन वहाँ पे प्रमुखता से उठाना चाहिए था। हालांकि वहाँ पर जब देखा गया और वहाँ पर चीज़ें ऐसी हो गई, लास्ट समय में प्रशासन इतना टाइट हो गया कि उस पूरे दिन में किसी भी मुद्दे को प्रमुखता से नहीं उठा पाए हम लोग। मतलब जो भी साथी वहाँ पहुँचे थे उसका आउटकम ये था कि कोई भी मुद्दा वहाँ प्रमुखता से इस तरीके से नहीं उठ पाए जिस तरीके से किसी आंदोलन में उठता है। अब वो व्यवस्था की बात हो या दबाव बहुत ज़्यादा हो या वहाँ पे तुरंत चीज़ें नहीं हो पाई, या जो धरने का या आंदोलन का समय था वो बहुत छोटा समय हो, क्योंकि 3 दिन में समय होता है, 2 दिन में समय होता है, तो सभी शिक्षक साथी बैठ के एक बार जो है मीटिंग कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। अब 10 बजे से वो शुरू हुआ, बहुत सारे लोग 12, 1, 2 बजे तक पहुंचे और 4 बजे समाप्त हो गया। तो वो जो निश्चित जो समय था वो बहुत कम था। तो उसमें हो सकता है कि वो निर्णय का आउटकम ना आ पाया हो, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे बहुत कम था। निर्णय का आउटकम नहीं आ पाया, ये बात तो सर पहले से भी पता थी और लोगों को 1% तो आइडिया लग ही सकता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो, उसमें 1% तो उम्मीद है कि अगर वो फेल हो गया, तो अगर 1% उम्मीद के साथ ये था कि फेल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस बात पे कभी मीटिंग नहीं हुई? मतलब व्हाट विल बी द प्लान बी अगर अगर हम उस धरने में सफल नहीं हो पाते या पुलिस प्रशासन सरकार द्वारा उस धरने को आयोजित करने में हमें पूरी सक्षम नहीं बनाया जाता, तो क्या हम करेंगे? ऐसी कभी कोई मीटिंग नहीं हुई? देखिए, जो धरने की परमिशन थी वो 7 दिन की मांगी गई थी। जो डॉक्यूमेंटेड परमिशन हम लोगों की तरफ से मांगी गई थी वो 7 दिन की मांगी गई थी। बट टेक्निकली प्रशासन ने जानबूझ के उस परमिशन को 1 दिन में कन्वर्ट किया। 4 बजे जब प्रशासन के लोग आए तो उन्होंने साफ साफ कहा
कि भाई 4 बजे तक की परमिशन है, आप धरना नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी समझ रहे थे कि अगर इस धरने को हम डिस्टर्ब कर दें, 11:30-12 बजे से शुरू कराएं और 4 बजे तक डिस्टर्ब कर दें और एक ही दिन की परमिशन दें, तो अगले दिन चीज़ें हो नहीं सकता। जिस मांग पत्र पर परमिशन थी, उन शिक्षक साथियों को भी 1 बजे तक पहुंचने दिया गया, तो इससे भी चीज़ें प्रभावित हुई। अगर पहले से ही मान लो ऐसी कोई प्लानिंग होती या चीज़ें ऐसी होती, तो वो 7 दिन की मांग क्यों की जाती, क्योंकि हम समझ रहे थे कि मुद्दे हमारे बड़े हैं, हमें इसमें समय लगेगा, तो 7 दिन की मांग की गई थी। लेकिन वो परमिशन 1 दिन में कन्वर्ट कर दी गई, तो प्रशासन भी अपने हिसाब से तैयारियों में था। अब जैसे मैं था, मुझे इलाहाबाद में 2 दिन पहले रोक दिया गया और 2 दिन बाद छोड़ा गया। अगर मैं वहाँ होता तो चीज़ें कुछ अलग होती, मैं अपने तरह से चीज़ों को रखता, कर पाता। मुझे 2-2, 4-4 आंदोलन का अनुभव है, 10 साल में मैंने 5 आंदोलन किए हैं, सफलतापूर्वक किए हैं, सब साथी थे। साथियों को भी साथियों की ताकत रहती है, सीनियर साथी जब एक साथ होते तो उसका आउटकम कुछ और होता है। तो ऐसा नहीं था प्लान बी था, लेकिन प्रशासन के पास भी प्लान बी था, तो शायद प्रशासन का जो प्लान बी था वो हम लोगों से ज़्यादा मजबूत था। दूसरा, जितने बच्चों को पहुंचने का, देखिए बच्चे जो होते हैं, मतलब वो किसी भी आंदोलन की स्ट्रेंथ होते हैं। जितने बच्चों को जो पहुंचने का वहाँ पर अनुमान था, उतने बच्चे नहीं पहुंचे। दूसरा, उस मुद्दे को भटकाने के लिए जो एक कॉकरोच जनता पार्टी वाला मामला भी था, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं था। वो नीट का भाई हमारा प्रदर्शन नहीं था, उसने भी इस मुद्दे को अपनी जगह से बहुत भटका दिया, मतलब डिस्टर्ब कर दिया। अगर वो नहीं होते और हम एकाकी रूप से अपनी आवाज़ को कहते, तो शायद हम बेहतर तरीके से इसको कर सकते थे और हमारी आवाज़ और ज़्यादा दूर तक पहुंचती। अच्छा सर, 31 मांगों को लेके छात्रों में अलग अलग तरह का व्यू है। मैं एक तरफ पॉजिटिवनेस भी देख रहा हूँ, तो एक तरफ नेगेटिवनेस भी कमेंट सेक्शन में दिख रही है। मैं अपना पर्सनल व्यू ये रखता हूँ कि जैसे हम अगर कोई 1 या 2 डिमांड करते हैं तो उस पर ज़्यादा सुनवाई होती है। मेरी निजी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आपकी इस बात पे क्या राय है कि अगर 2-3 मांगें होती तो ज़्यादा प्रबल या सार्थक परिणाम आता, या 31 मांगों का जो चिट्ठा बना के दे दिया उस पर ज़्यादा सार्थक परिणाम आने की उम्मीद है? देखिए, वो मांग पत्र जो है वो अलग अलग भागों में था। उसमें जो परीक्षाओं में सुधार की, जिन परीक्षाओं में धांधली हुई है, जिन परीक्षाओं में हमें तुरंत जिसके लिए हमें परिणाम चाहिए थे, वो दोनों ही परीक्षाएं थी। बाकी जो उस मांग पत्र में वो शर्तें हैं, उनको 1-2 दिन में दूर नहीं किया जा सकता, वो बरसों में दूर होंगी। जैसे शर्त की भी कंडीशन होती है, जैसे हमने एसआईटी गठन के लिए आप कहा, तो आप 1 दिन में उसको नहीं कर सकते। लेकिन लेखपाल की परीक्षा में जो धांधली हुई है, यूपीएसआई में जो धांधली हुई है, उसके लिए आप तुरंत स्पष्टीकरण दे सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य मांगों के रूप में इन दोनों मांगों को ही होना चाहिए था। हालांकि जब ड्राफ्ट सबमिट किया गया तो मैं वहाँ नहीं था, नहीं था मैं वहाँ। आप वहाँ थे नहीं, इसलिए आप उस चीज़ का पूरी तरीके से स्पष्ट जवाब दे सकते, लेकिन रियलिटी क्या थी वो आप उसका आइडिया ही लगा पा रहे हैं। दरअसल होता क्या, उद्देश्य काल, परिस्थिति और निर्णय वो वही लोग ले सकते हैं जो उस समय वहाँ मौजूद थे। अब चूंकि मैं उस वातावरण में मौजूद नहीं था, तो मैं किसी के निर्णय पर क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहता, सब हमारे साथी ही थे। अब किस उद्देश्य काल परिस्थिति में उन्होंने क्या निर्णय लिए वो एक अलग बात है, लेकिन मैं होता शायद तो कुछ निर्णय अलग होते। क्या निर्णय होते वो अगर आप वहाँ होते तो? मैं होता तो पहले तो मैं धरना खत्म नहीं करने देता, साफ साफ बात है, मैं धरना खत्म नहीं करने देता। मैं कोशिश करता कि धरना कंटिन्यू रहे, और धरना तब तक कंटिन्यू रहे जब तक कोई परिणाम ना निकले, जैसे पिछली बार किया था, ठीक है। परमिशन के लिए और जितने प्रयास किए जा सकते थे, एक टीम पूरी जाके वकीलों के साथ जो भी प्रयास कर सकते थे, परमिशन के लिए प्रयास और किए जाते, ठीक है। जो त्वरित मांगे हैं, उन त्वरित मांगों के लिए त्वरित निस्तारण के लिए कहता, जो दूरगामी मांगों हैं उनकी दूरगामी निस्तारण के लिए कहता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेरे मन में थी, लेकिन अब नहीं था मैं वहाँ। तो मतलब रवि पी तिवारी सर के अकॉर्डिंग उनका ये मानना है कि अगर वो वहाँ होते तो वो हटते नहीं। और उसमें दूसरी बात उन्होंने ये भी जोड़ी कि अपेक्षाकृत संख्या बल भी थोड़ा कम था। अगर संख्या बल, क्योंकि 25 लाख से संबंधित लोग यूपीएसआई से हैं, 3 लाख के आसपास लेखपाल से हैं, और लेकिन ये 25 और 3 लाख अगर मिला भी लो, दोनों कॉमन बच्चे भी मान लो, तब भी 25 लाख बच्चे में से 25,000 भी नहीं पहुंचे। मेरे 4-5 हज़ार बच्चे के आसपास, इतना भी नहीं। सुबह मतलब 12-1 बजे तक की जो स्थिति थी, बच्चों की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम थी। दोपहर के 2 बजे तक 3-3.5 हज़ार बच्चे थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल स्टूडेंट के ऊपर भी है कि आप सिर्फ अपनी मांगों को सोशल मीडिया पर ही पूरा करते रहेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में ही बस लेखपाल री एग्जाम लिख देंगे और आपका री एग्जाम हो जाएगा। ये मतलब सरासर गलत है। आप खुद तो आते नहीं हैं, जो वो लोग पहुँचते हैं उनका मनोबल भी गिरता है, क्योंकि आप वहाँ सब संख्या बल जो है कम दिखता है। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि वहाँ पर विवेक सर ने ये निर्णय लिया हो कि अब क्या करें, स्टूडेंट्स उतने हैं नहीं, हम टिकें या न टिकें। लेकिन एक जो इसके आगे एक बड़ी बात ये सर, जो बड़ा सवाल ये है कि 29 मई को जो आंदोलन प्रयागराज में था, कैंडल मार्च था, उसके बाद 12 जून यानी लगभग 14-15 दिन का बीच में अंतराल था।
तो क्या एग्जामपुर वाले विवेक सर ने इन 14-15 दिनों में एक टीचर समुदाय से, कोई कम्युनिटी से मीटिंग रखी थी कि कैसे क्या हमें करना है, कोई रणनीति बनाई गई थी, या फिर सब ऐसे ही चल रहा था? देखिए, जब कैंडल मार्च हुआ तो उसके बाद आपको भी मालूम है कि सबसे बड़ी कार्रवाई हम 3 कोचिंग पर की गई। तो हम लोग मानसिक रूप से बहुत दबाव में थे, परेशान थे। प्रशासन भी उस दिन से हम लोगों को डिटेन भी कर रहा था, परेशान भी कर रहा था, अलग अलग तरीके से नोटिस दे रहा था। इसके बीच में भी हम लोगों ने हिम्मत दिखाई कि एक आंदोलन करना चाहिए। सबसे पहले सब कुछ अपना खो के उस आंदोलन के लिए तैयार हुए, ठीक है। विवेक भाई ने जो है जितनी मीटिंग हो सकती थी, जो टेलीफोनिक हो सकती थी, बाकी हो सकती थी, ग्रुप्स में हो सकती थी, तो उन्होंने सबके साथ मीटिंग की और सब ने विवेक भाई के साथ की। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बड़ा छोटा था कि आपके पास ज़्यादा लोग हैं, आपके पास कम लोग हैं। जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं, एक मंच पर रहते हैं, सब लोग आपस में मिलजुल कर बातचीत करते हैं और सब लोगों ने आपस में मिलजुल कर बातचीत की, अपने सुझाव दिए। न केवल विवेक सर, बाकी मतलब जितने भी उत्तर प्रदेश के बड़े शिक्षण संस्थान हैं, छोटे शिक्षण संस्थान हैं, सभी लोगों को अपनी राय रखने का मौका दिया गया। सब लोगों ने मीटिंग में अपनी राय रखी और उसके बाद फिर एक समान निर्णय पर व्यक्ति पहुंचा। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा था कि हाँ ये है कि इस एजेंडे में मतलब नुकसान ज़्यादा हुआ। विवेक भाई की बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी है, बच्चे उनको ज़्यादा जानते हैं तो उनको हाइप थोड़ी सी ज़्यादा मिली, चीज़ें ज़्यादा मिली, लेकिन सबके प्रयास बराबर थे, है ना। कुछ लोग अपने प्रयासों को तुरंत दिखा देते हैं, कुछ लोग अपने प्रयासों को नहीं दिखाते हैं, कई तरीके की एक्टिविटीज उसमें होती हैं। तो ऐसा नहीं था कि चीज़ें इस तरीके से थी, चीज़ें सही थी, ठीक है। आपके अनुसार सर, ये जो आपने बात कही कि कोई लोग ज़्यादा दिखा देते हैं और कोई लोग नहीं दिखाते, आपके अकॉर्डिंग उस आंदोलन में गतिविधियां जो हो रही थी, जो दिखाया जा रहा था, जिसको रील बाजी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, शॉर्ट्स डालना, तुरंत डालना, ये आपके पर्सनल व्यू के अकॉर्डिंग किसी आंदोलन के लिए सही होता है या गलत होता है? देखिए, जैसे आप मेला देखने जाएं, अब आप किसी मेले का वर्णन करें और मैं किसी मेले का वर्णन करूं, तो हो सकता है मैं इस मेले का वर्णन 3 ही लाइन में करूं कि मेला बहुत अच्छा था, प्रशासन ने व्यवस्था बहुत अच्छी की थी, आप भी देखने जाएं, अच्छा लगेगा। अब हो सकता है कि आप उस मेले का वर्णन जो है 3 पेज में करें। तो ये अपनी अपनी मतलब वो फितरत है कि कैसे हम किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं। हम उस पर ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, हम एक चीज़ को तोड़कर 25 बार प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हम एक ही बार में करना चाहते हैं। तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। उस पर मैं कुछ ऐसे नहीं बोलूँगा। आपका व्यू अलग है और उन लोगों का मतलब व्यू सबके अलग अपने है, अलग सबके राय अपने हैं। अपने व्यू। एक बड़ा सवाल सर, एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है रोजगार विद अंकित, अंकित भाटी सर उसके डायरेक्टर साहब हैं। छात्रों के कमेंट सेक्शन में लगातार देख रहा था, तो उसमें एक बड़ा ये था, उनका दुख था, आरोप तो नहीं कह सकता मैं, छात्रों में एक छोटा सा दुख या बड़ा सा दुख ये भी था कि अंकित सर खुल के सामने नहीं बोलते। उन्होंने अपनी टीम के एक मेंबर्स भेजे, यहाँ भी इलाहाबाद भी वो लोग आए, वो लखनऊ भी पहुंचे, उनका सम्मान भी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर अंकित भाटी सर स्वयं इस बात पे इन्वॉल्व हों तो ज़्यादा सार्थक रहता है? क्योंकि एक बड़ा चेहरा, बड़ा यूट्यूब चैनल और प्रशासनिक और पढ़ाने का अनुभव, मतलब आपको पर्सनली क्या लगता है सर? देखिए, प्रत्येक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी अपनी गतिविधियां हैं, उसकी अपनी टीम्स हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, जैसे टारगेट ऑन भी कैसे काम करता है, तो उसको वो बनाता है कि कौन से लोग किस परिस्थिति में कहाँ शामिल होंगे, कौन से लोग कहाँ शामिल नहीं होंगे। 60,244 का जो आंदोलन था, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका नवीन जी ने निभाई थी, नवीन सर ने निभाई थी, छोटे भाई हमारे, और हम सब लोग भी उसमें थे। उसमें भी अंकित भाटी सर नहीं थे, लेकिन हम लोग विजय होके आए थे। और उसके बाद जो आर वाला था यहाँ पर, उसमें मान लो शायद RW की टीम पहुँच भी नहीं पाई थी, उस समय परिस्थिति वो थी। लेकिन अंकित सर के बारे में जहाँ तक मैं बताऊँ, मैं आपको, मेरी व्यक्तिगत उनसे बहुत बात होती रहती है, लगभग हमारे 7-8 वर्ष के संबंध हैं। वो बहुत जेन्युइन पर्सन है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। और वो कभी भी मतलब बच्चों के हित की बात हो ना, तो वो कभी पीछे नहीं हटते। चाहे वो फाइनेंशियल बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो, वो पीछे नहीं हटते। कार्य करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो अलग अलग तरीके के दबाव होते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज अलग हो सकती है, लेकिन उनके इंटेंट में या उनकी इच्छा शक्ति में या उनके कार्य करने की उसमें कोई कमी है या उनकी नियति में कोई कमी है, ऐसे हम नहीं कह सकते। बच्चे जो हम लोगों से पढ़ते हैं वो हर उम्र के होते हैं, 18 वर्ष के भी हैं, 19 वर्ष के भी हैं, 20 वर्ष के भी हैं, 24 वर्ष के भी हैं। तो सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं वो भी अलग अलग होती हैं। प्रत्येक जो है शिक्षक संस्थान जो है वो अपने बच्चों का भला ही चाहता है, कोई बुरा नहीं चाहता। और अंकित भाटी सर आज लगभग हम लोग 10 आंदोलन कर चुके हैं। कभी किसी आंदोलन में ऐसा नहीं हुआ कि उनसे कोई चीज़ कही गई हो या उनके कोई सुझाव हो। यहाँ तक कि मैं जब डिटेन था, मैं जब हाउस अरेस्ट था, तो लगातार उन्होंने मेरा हाल चाल लिया। जब मुझे पुलिस ले गई तो मेरे परिवारजनों से और बाकी लोगों से तो बहुत
अच्छे संबंध हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से हम सब लोगों के, और सबकी चिंता करते हैं। जब यहाँ पर कोचिंग वगैरह बंद हो गई तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर कोई कोर्स पूरे ना हो तो यहाँ पर आके कक्षाएं लीजिए। तो हम सब लोग भी एक परिवार हैं, सपोर्टिव हैं। हाँ, अब कई तरीके से बच्चे हम लोगों की बातों को समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो समझ का भी फेर होता है, बट इन चीज़ों में वो नहीं करना चाहिए, चीज़ों को समझना नहीं चाहिए, इन चीज़ों में वो नहीं करना चाहिए, ये चीज़ों की। सर शिवम त्रिपाठी आपका विद्यार्थी है, प्रयागराज में उन्होंने तैयारी की है, और शिवम त्रिपाठी एक बहुत बड़ा नाम है, जो लोग नहीं जानते मैं उसको बता रहा हूँ। जो लखनऊ के वीडियोस वायरल हुए थे कि एक परीक्षा केंद्र से 2-2:30 बजे बच्चे निकल रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आप 12 बजे परीक्षा खत्म हो जाती है और आप 2-2:30 बजे क्यों निकल रहे हो, तो वो जो वीडियो शूट किया था वो शिवम त्रिपाठी नाम के एक विद्यार्थी ने किया था। शिवम त्रिपाठी से मैं भी पर्सनली 3-4 बार मिला और मैं उसका इंटरव्यू भी बहुत जल्दी लेके आऊँगा। आपके पास उनके वीडियोस का पूरा रिकॉर्ड था, आपने 22 मई को ही वो वीडियो अपने चैनल पे भी किया कि ये वो मोबाइल का कैमरा है, इससे वो रिकॉर्ड हुआ है। 22 मई से आज जब ये हम ये वीडियो इंटरव्यू शूट कर रहे हैं तो 13 जून 14 जून हो चुकी है, 14 जून है आज। इस बहुत बड़ा वो एक प्रूफ था, एक सबूत था जो डिजिटली कैद था। उस सबूत को लेके बड़ा कुछ प्रयास क्यों नहीं किया गया? उनका जो वीडियो था उसमें 13-14 लड़के ऐसे थे जो बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, 15 लड़के। जब हम लोग भी एग्ज़ाम देते थे तो उसकी प्रथम दृष्टया जो हमें अपनी चीज़ों को देखने पे लगा, जब मैं भी पेपर देने जाता था और 45-46 डिग्री अगर सेंटीग्रेड तापमान हो और हमारी ट्रेन अगर 5 बजे हो तो हम विद्यालय से अनुरोध करते थे कि हमें यहाँ पर रुकने दिया जाए। नहीं सर, उस वीडियो में पुलिस भी लगी थी 2 बजे, और अगर विद्यार्थी रुकेंगे तो उनको मतलब छाया मिले, इसलिए वो पुलिस क्यों खड़ी होगी? लेट मी कंप्लीट। आप अपने शब्दों को डाल नहीं सकते, आप भी मेरे विद्यार्थी हैं संभव भाई, पहले मुझे सुनिए, पहले मेरी बात अच्छी, मैं क्या जो कह रहा हूँ। जब जो है पेपर होता है और पेपर के साथ जब OMR सीट होती है, तो जब तक OMR सीट और बाकी चीज़ें आप प्रशासनिक भी रहे हैं और इस पर स्पष्टीकरण भी दिया गया स्कूल की तरफ से कि जब तक वो हैंडओवर नहीं हो जाती, पहुंच नहीं जाती, जब तक पुलिस प्रशासन वहाँ पे रहता है, ठीक है। और 12-15 बच्चे वहाँ पर स्पष्टीकरण में कहा गया कि वो बच्चे अपने उससे छाया की वजह से, किसी चीज़ की वजह से वो वहाँ पर थे, ठीक है, जिनके पेपर ख़त्म हो गए थे, जिनकी क्लासेज की वीडियो रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है कि उन्होंने साथ में ही सबके पेपर सबमिट किया, और इसका आयोग ने बाकायदा स्पष्टीकरण भी दिया है। आयोग उसके उस विद्यालय ने आयोग को इसका स्पष्टीकरण भी भेजा है, ठीक है। हम लोगों के पास जो प्रूफ था, तो आयोग से मैंने वो सवाल पूछे थे कि भाई इसका स्पष्टीकरण मिल जाए, और आयोग ने एक पत्र जारी करके उसका स्पष्टीकरण दिया है कि उस विद्यालय से आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था उस चीज़ को लेकर। और उस गोपीनाथ इंटर कॉलेज की जो बात थी, जिस तो शिवम त्रिपाठी ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसको लेके आयोग ने कोई स्पष्टीकरण? आयोग का स्पष्टीकरण उस विद्यालय को लेकर आया है, आयोग का स्पष्टीकरण आया उस विद्यालय को लेकर, आयोग ने उस पर स्पष्टीकरण दिया है। अगर आयोग उस पर स्पष्टीकरण दे चुका है तो फिर मुद्दा क्या बचा फिर लेखपाल के लिए? उसमें बात ये नहीं थी कि एक विद्यालय की थी, उसमें बात और भी कई विद्यालयों की थी। एक वीडियो विद्यालय के अंदर का भी वायरल हुआ था, हाँ, जिसमें बाहर किसी ने बनाया था। तो जब ऐसे 6-7 वीडियो इकट्ठे हो गए और कई जैसे सुबह कुछ टेलीग्राफ्स ग्रुप्स पर भी चीज़ें हुई थी, अब हम लोगों का इतना बड़ा वो नहीं है कि हम लोग प्रशासनिक रूप से किसी टेलीग्राम या किसी व्हाट्सएप की या किसी वीडियो की फोरेंसिक जांच करा सके। मुद्दा ये था कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई है, प्रथम दृष्टया गड़बड़ी दिख रही है, पेपर आउट हुए हैं, तो अगर एक बंदे को भी पेपर मिला तो वो गलत है। तो आयोग से और प्रशासन से यही गुहार बार बार लगाई गई, उनको सारे सबूत दिए गए कि इनकी जांच करवा लीजिए। हम ये नहीं, देखिए कोई चीज़ अगर हमें मिले तो हम प्रथम बार में ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ गलत ही है, ये चीज़ खराब ही है। ये गलत कहना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि आपने शुचितापूर्ण तरीके से चीज़ें कराई, तो हमारे कहने का मतलब ये कि आप उसकी जांच करा लीजिए। अगर हमें लग रहा है कि कोई चीज़ खराब है तो हम यही कहेंगे ना कि आप उसकी जांच करा लीजिए। भाई हम ऐसा तो नहीं, हम अदालत हैं कि हम चीज़ें कर सकें, है ना। फिर हमारे पास कोर्ट के रास्ते बचते हैं, हमारे पास वकील के रास्ते बचते हैं। मान लो आयोग तो शुरुआत से, आयोग तो 60,244 में भी यही कह रहा था, लेकिन सबूत बहुत पुख्ता थे, टिक नहीं पाया आयोग, प्रोन्नति भर्ती बोर्ड नहीं टिक पाई, है ना। और जो है उसके बाद जो अध्यक्ष थी उस समय प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की, उनको हटाया गया, इस्तीफा देना पड़ा। भाई गलती है, उसकी जिम्मेदारी उनको नैतिक रूप से लेनी पड़ी। तो ऐसी बात नहीं है, आयोग को साक्ष्य दिए गए, लेकिन आयोग ने उस पर स्पष्टीकरण दिया। अभी भी कुछ साक्ष्य जांच के दायरे में है, कोर्ट से भी संपर्क किया जा रहा है, हम लोग अलग अलग तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं, आपसे भी उसको लेकर बातचीत हुई है लगातार, कि अगर बच्चों को राहत देने का प्रयास कहीं से भी हो सकता है तो उस पर हम सब लोग शामिल हैं। एक आखिरी सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, कि
पूरी जो कथा हुई 15 दिनों में, उसका निचोड़ अब हमारे विद्यार्थी जो लेखपाल, स्पेशली लेखपाल से, क्योंकि यूपीएसआई में तो स्कोर कार्ड जारी होना है, वो आज नहीं तो कल अगर जारी हो जाएगा तो विद्यार्थियों को उनका स्कोर कार्ड पता चल जाएगा। लेखपाल की जो बात है वो तात्कालिक है, क्योंकि परीक्षा री एग्जाम वाला यहाँ पे था कि होगी कि नहीं होगी। तो आखिरी और बहुत सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब स्टूडेंटों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए, ये एक सत्य बात स्टूडेंटों को पता लगे। देखिए, वर्तमान समय में आयोग की कार्यशैली को लेकर और जिस तरीके से धरना समाप्त हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई परिणाम निकलेगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। अब ये चीज़ दो मतलब ये जो परिस्थिति है वो दो बातों की तरफ संकेत करती है। या तो भविष्य में गड़बड़ियाँ हुई हैं और हमें प्रूफ मिल रहा है, तो हम और मतलब बड़े स्तर पर इस चीज़ को लेके जाएं, और दूसरा हम अपनी न्यायपालिका पे भरोसा रखें जो रास्ते हमने अपनाए हैं। ठीक है, हम अपनी बातों को कह ही सकते हैं, तो न्यायपालिका के थ्रू हम लोग इस समय परस्यू कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे शिक्षक समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, साथ हैं और कोशिश कर रहे हैं। धरने वाला जो ऑप्शन था वो अपेक्षाकृत पहला जो ऑप्शन था वो कमज़ोर था, हालांकि उसका मोटिवेशन पिछले के 2 धरने थे जिसमें परिणाम निकला था, लेकिन ये उस तरीके से अरेंज नहीं हो पाया धरना। प्रशासन भी इस बार ज़्यादा टाइट था, चीज़ें भी थी। देखते हैं भविष्य में क्या कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जब तक जान है, अगर बच्चा परेशान है, ठीक है, तो ऐसे 10 धरने कर चुका हूँ, 4 दिन से पुलिस ने अरेस्ट करके रखा है, लेकिन अटल हूँ, डिगूंगा नहीं। ठीक है, और बहुत सारे शिक्षकों का भी यही है कि देखिए हम और बच्चे एक दूसरे से हैं, अगर वो खुश नहीं है तो हम लोग पढ़ा के करेंगे क्या, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो ऑनरेबल कोर्ट यानी न्यायपालिका में जाने वाली बात है, उसमें लेखपाल का मुद्दा शामिल रहेगा? लेखपाल का मुद्दा प्रमुखता से शामिल हो। तो आपने जो ओवरऑल बात समझी वो ये समझी कि 31 मांगों का जो चिट्ठा बना उसमें रवि पी तिवारी सर का कोई प्रत्यक्ष भूमिका उसमें नहीं थी, क्योंकि वो उस वक्त यहाँ पुलिस की गिरफ्त में थे, तो स्वयं वो मौजूद नहीं थे। 31 मांगों का जो चिट्ठा बना था, उन 31 मांगों के बनने में जब ड्राफ्ट बना था तो उसमें हम सबके सुझाव शामिल थे, लेकिन वो ड्राफ्ट कन्वर्ट होकर 31 मांगों पे चला गया। पहले 31 मांगे थी ही नहीं। हाँ, पहले मांगे थी, पहले फिर वो काउंटेबल 31 हो गई, क्या कैसे फिर कैसे प्रस्तुत किया गया, वो मतलब फिर वो तुरंत का निर्णय था। तो मैं इस बात का पता तो लगा के रहूंगा दोस्तों कि ये 2 मांगों को 31 मांगों में किसने बदला और क्यों बदला, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो मेरे और आपके मन में आ रहा है कि इस चीज की जरूरत थी भी या नहीं थी। क्योंकि शायद अगर 2 मांगे होती तो नतीजे कुछ और आ सकते थे, और शायद आप लोग हम लोग मिलके और लंबी संख्या बड़ी संख्या में पहुंचते तो हम वहां टिक भी सकते थे। एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है इसमें कि विवेक सर का क्या रोल है, विवेक सर की क्या भूमिकाएं हैं, वो आपने रील्स से, शॉर्ट्स से, यूट्यूब से समझी। लेकिन ये जो बड़ी मन में एक अलग तरह की विचारधारा ये आ रही है कि इसका अंत ये हुआ कि साहब एक ज्ञापन सौंपा गया, और ज्ञापन सौंपना अंत नहीं होता, प्रारंभ होता है, यहां से तो शुरुआत होती है। तो जहां से चीजें शुरू होती है लौट फिर के वहीं आए हैं, या फिर इसके बाद भी विवेक सर के मन में क्या चल रहा है वो हम बाद में पता लगा पाएंगे। आज हमने देखा, समझा, सोचा कि रवि सर की इसमें किस तरह की भूमिकाएं रही, और पूरी जो बातें आप थी वो आपके सामने आई। आपके अगर कोई और सवाल आपके मन में आए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन ये हकीकत तो पता लगा के रहूंगा कि 31 मांगे अंत कमजोर था। हाँ, अंत कमजोर था, इतने कमजोर अंत की उम्मीद नहीं है। तो अंत कमजोर था या अंत अभी होना बाकी है, ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में। आप जुड़े रहिए, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि भविष्य में लोअर पीसीएस, ऑनरेबल हाई कोर्ट आरओ, पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी का एएसओ जो स्टैटिकल ऑफिसर वाला एग्जाम है, तमाम परीक्षाएं होनी है, क्योंकि अंत कमजोर है या अंत अभी बाकी है, सारी चीजें भविष्य के घर में। जुड़े रहिए और सभी लोग प्रयास करिए, फिजिकली ग्राउंड में आके प्रयास करिए, तभी कुछ सार्थक परिणाम आएगा। शुक्रिया।